हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम मंजीत वर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो अपना टेस्ट सीरीज कंडक्ट होने वाली है उसके बारे में। सबसे पहले एक देखो, एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार सभी यही बात पूछ रही है कि टेस्ट है वो कब होगा, टेस्ट है वो कब होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, क्लियर कट बात यही है कि अभी तक ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं आई है और ना यूनिवर्सिटी वाले कुछ बता रहे हैं कि कब होगा कब नहीं। लेकिन पिछले साल के हिसाब से पिछले साल 16 अक्टूबर को हमारी क्लास लगनी स्टार्ट हो गई थी, तो इस हिसाब से 15 तारीख तक कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर दे देंगे वो। ठीक है, ये अपनी एक्सपेक्टेशन है कि 15 तारीख तक ये दे देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जो तैयारी है वो फुलफिल रखनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करी है। तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी मतलब सभी को पता चल गया है लगभग तो, लेकिन सभी को तो नहीं पता चला है। मतलब पता करवाना आपका काम है ये। मतलब टेस्ट सीरीज जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा बंदे ज्वाइन करें उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। आपको मतलब आपकी पोजीशन का पता चलेगा, रैंक का पता चलेगा, और जितना ज़्यादा मतलब यहाँ पर आप कंपटीशन लड़के जाओगे तभी वहाँ पर जीतोगे। ठीक है, तो आपको अपनी रैंक को बढ़ाने के लिए जितने ज़्यादा हो उसके उतने बंदे ऐड करवाने हैं, मतलब कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवानी है। ठीक है, और उसके लिए अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बना दिया मैंने। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो मतलब मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है उसके ऊपर डीपी लगी हुई है, वो डीपी आपको स्क्रीनशॉट लेके स्कैन करनी है, आप वहाँ ऑटोमेटिक ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ठीक है, जिसका भी ग्रुप में ऐड होना है वो उस डीपी को स्कैन करके स्क्रीनशॉट लेके और स्कैन कर लेना, उसको ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होते हो तो आप मेरे पास मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा ग्रुप का और उसमें आप ऐड हो जाना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम टेस्ट सीरीज़ की। टेस्ट सीरीज़ मतलब सभी को मत पता नहीं है कि कब होनी है, तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं बता दूं आपको। टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी 1 तारीख से स्टार्ट होगी, 11 बजे स्टार्ट है। टेस्ट सीरीज़ 11 बजे अपलोड कर दी जाएगी और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा उसके अंदर, 2 घंटे और 10 मिनट। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, यानी कि आपके पास टोटल 130 मिनट है। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर 100। फुल सिलेबस का टेस्ट होगा जो जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारा कुछ आएगा। मैथ फिजिक्स हमने भी की नहीं है, लेकिन उसके अंदर टेस्ट के अंदर फिजिक्स भी आएगी। ठीक है, तो आपने पढ़ ली होगी वो। तो बाकी जो इम्पोर्टेंट्स हैं जो फिजिक्स के भी वो भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, उसके बना दूँगा उसके बारे में भी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करवानी ज़्यादा ज़रूरी है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि कभी कोई भरोसा नहीं है कि टेस्ट है वो कब अनाउंस हो जाए। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी अपने हिसाब से पूरी रखनी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज है वो 2 घंटे की होगी आपको, यानी कि 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 120 मिनट का टाइम होगा। और आपको जो आंसर है क्वेश्चंस के वो एक पेज पे लिखने हैं और उसको फिर मेरे पास सबमिट करवाना है। यानी कि मेरे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी के व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, जो मतलब मेरा पर्सनली मुझे सेंड करना है अपनी अपनी आंसर की। ठीक है, उसके बाद उसको चेक करके मैं आपको अपना रिजल्ट है वो बता दूंगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, कॉल ना करें व्हाट्सअप करें। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं काम नेक्स्ट जो केमिस्ट्री का है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, द सोप मोलिक्यूल हैज़ ए, मतलब जो सोप का मोलिक्यूल होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। सोप का मोलिक्यूल आपको पता है क्या, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखो मैं बना के दे देता हूँ, इस तरह से का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे एक हेड होता है इसका और एक टेल होती है ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हाइड्रोफिलिक हेड होगा, इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक, यानी कि हाइड्रोफिलिंग यानी कि जो पानी से अटैच होगा, पानी की तरफ जो अट्रैक्ट होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। एंड जो पानी से दूर की तरफ जाए, पानी से दूर जाएगा उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो जो सोप का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर हाइड्रोफिलिक हेड होता है, मतलब कि जो वाटर की तरफ लगने वाला एक हेड होता है, एंड हाइड्रोफोबिक टेल यानी कि पानी से दूर हटने वाली एक टेल होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो, मोस्ट ऑफ द फ्यूल आर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, उसमें पूछा था कि जो फ्यूल है वो कैसे होते हैं। ऐसा नहीं था, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा ये लगा थोड़ा सा। देखो मोस्ट ऑफ द फ्यूल क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड है विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो मेनली, जैसे इथेन मीथेन ब्यूटेन, ये इस तरह के जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलो, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस, मतलब जो फ्यूल होता है उसका अगर इनकम्प्लीट कंबसन हो, इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से ना हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो मतलब कि अगर इनकम्प्लीट कंबसन हो, अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही हो किसी फ्यूल को, तो वो धुआं सा रिलीज करता है ब्लैक कलर का, जो ब्लैक कलर की जो ऐश वगैरह इस तरह की बचती है। आपने देखा होगा जो बर्तन है वो काले हो जाते हैं, तो उसका वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट पे चलो, विच ऑफ दीज इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल इनमें से कौन सा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पिछले साल भी पूछा गया था। पिछले साल उसमें इसने ये बायोगैस की जगह पर ये दे रखा और कुछ दे रखा था, यहाँ पर दे रखा था उसने जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो दे रखा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल नहीं होता बायोगैस, क्योंकि फॉसिल फ्यूल वो होता है जो मतलब कि कई सालों तक जो फॉसिल्स हैं वो ज़मीन के अंदर दबे रहते हैं, उनके द्वारा जो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कोल है अपना, जो पेड़ पौधे वगैरह वो पिछले कई हजार साल पहले जो ज़मीन के नीचे दब गए थे, तो वो कोल बन गए इस तरह ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब कोयला बन गया उनका। ठीक है, एलपीजी गैस है, ये समुद्र के अंदर होते हैं, समुद्र से निकलती है जो एलपीजी है, समुद्र से जब प्योरीफाई करते हैं तो उस टाइम निकलती है। नेचुरल गैस भी, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा बायोगैस। बायोगैस या फिर गोबर गैस ही बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो, वट इज एडिड टू ग्राउंडनट ऑयल व्हेन इट इज टू बी कन्वर्टेड टू वनस्पति घी, यानी कि एक जो मूंगफली है उसके तेल के अंदर कौन सी गैस मिलाई जाती है ताकि वो वनस्पति घी बन जाए। ठीक है, तो वनस्पति घी बनाने के लिए कोई भी अगर वनस्पति तेल है, अगर उसको वनस्पति घी बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो, द बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस सोपिफिकेशन इज, सोपिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान बाई प्रोडक्ट है वो क्या बनता है। ठीक है, तो उसके दौरान बाई प्रोडक्ट है वो क्या होता है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है सोपिफिकेशन, साबुनीकरण की जो प्रक्रिया है उसके दौरान। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेमन हैज़ सो टेस्ट ड्यू टू, मतलब जो अपना नींबू है उसके अंदर खट्टा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, तो लेमन है उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड के कारण लेमन खट्टा होता है। लेमन के साथ संतरा भी सिट्रिक एसिड के अंदर ही आएगा। ठीक है, लेमन का सिट्रिक एसिड, संतरे का सिट्रिक एसिड आ गया। अच्छा, टमाटर का ऑक्जेलिक एसिड, इमली का टार्ट्रिक एसिड एंड सिरका का एस्टिक एसिड। ठीक है, याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले ही बताया था एक वीडियो की तरह। ठीक है, आपने देखी हो तो। नेक्स्ट देखो, द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज, विनेगर या फिर सिरका है जो उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर एथनोइक एसिड या फिर एस्टिक एसिड, एक ही बात है। ठीक है, एस्टिक एसिड बोल दो या फिर एथनोइक एसिड। एथनोइक एसिड इसको हम जो रासायनिक नाम बोलते हैं, और रासायनिक नहीं वो बोलते हैं इसको रासायनिक, तो उसको बोलते हैं एस्टिक एसिड को, और इसको वो बोलते हैं, यार दिमाग से आउट हो गया, कोई बात नहीं। इथेनोइक एसिड और एस्टिक एसिड एक ही बात है। ठीक है, इतना याद रखो। नेक्स्ट देखो, फोर्थ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम इज फ्री इन, मतलब कार्बन की आपको पता है वैलेंसी 4 होती है, तो इसने पूछा कि कौन फोर्थ कार्बन की वैलेंसी फ्री होनी चाहिए, कौन सा एटम मतलब कौन सा कंपाउंड होता है ऐसा, तो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट के अंदर कार्बन के 3 मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है और एक कार्बन का मॉलिक्यूल की जो वैलेंसी है वो फ्री रहती है। ठीक है, इसी दौरान इसी के कारण ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और सॉफ्ट नेचर का होता है, और जो अपनी मशीन वगैरह है उनके यहाँ पर ग्रीसी या फिर लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। जो पेंसिल का ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, द पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच एग्जीब्यूट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैटिनेशन इज, कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टीज है वो शो करता है, पेयर ऑफ एलिमेंट बताना है। ठीक है, आपको पता है कैटिनेशन या फिर कार्बोनेशन, इसका क्या मतलब होता है कि कार्बन के इस मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाना कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी कार्बन के साथ साथ सिलिकॉन भी शो करता है। आप
जो साइंस वाले बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा, जो पीएन जंक्शन वगैरह, कंडक्टर सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर आता है, उसके अंदर सिलिकॉन का यूज़ होता है। तो सिलिकॉन की भी प्रॉपर्टीज होती है कैटिनेशन की। आगे बस उनमें तो सिलिकॉन एंड कार्बन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन इज, मतलब कि जो थर्ड मेंबर बताना है होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन्स की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रख लेना। इसके साथ साथ मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो आप समझ लेना इसके दौरान ही, ठीक है। इसने बोला है कीटोन सीरीज, ठीक है। आपको पता है कि वैसे तो सीरीज ये ऐसे स्टार्ट होती है CH4 से, मीथेन से स्टार्ट होते हैं ये सारे एल्केन एल्काइन वगैरह, आपने सही ने पढ़ा भी होगा ये, ठीक है। तो इसने बोला है कीटोन सीरीज। कीटोन सीरीज आपको पता है कीटोन ग्रुप कौन सा होता है, C+O, यानी कि कीटोन ग्रुप को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले में 3 कार्बन तो मिनिमम चाहिए ही होगी, यानी कि कीटोन फैमिली का सबसे पहला ग्रुप के लिए हमें, मतलब सबसे पहला एलिमेंट होगा जो कीटोन फैमिली का, उसके अंदर 3 कार्बन होंगे। आगे बात समझ में, तो यानी कि फैमिली है वो स्टार्ट होने के लिए थर्ड नंबर 3 कार्बन से स्टार्ट होगी कीटोन की फैमिली, कीटोन की सीरीज है जो। और इसने पूछा है कि थर्ड मेंबर बताना है इसने, थर्ड, तो इसका मतलब फर्स्ट तो ये हो गया 3 से, और सेकंड मेंबर कौन सा हो जाएगा 4 कार्बन वाला, और जो थर्ड मेंबर है वो कितना हो जाएगा 5 कार्बन वाला, ठीक है। आगे बात समझे, बाकी हाइड्रोजन आप बैलेंस करके देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के वजह से, इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो आप इसको ध्यान रख लेना थोड़ा सा। आगे बात समझे, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो, द वाइन इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, वाइन या फिर दारू कौन सी प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है। किण्वन की प्रक्रिया बोलते हैं हिंदी में, जो मतलब कि आपने देखा भी होगा जो घरों में शराब निकालते हैं वो फर्मेंटेशन के, गुड़ वगैरह को, अंगूर वगैरह को गला सड़ा के ज़्यादा दिन तक रखते हैं, तो उसके द्वारा फर्मेंटेशन की प्रोसेस बोलते हैं इसको। फर्मेंटेशन के अंदर यीस्ट वगैरह मिला के और इस तरह शराब बनाने की प्रोसेस होती है, तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन या फिर किण्वन की प्रक्रिया। ये बात समझे। नेक्स्ट देखो, द एंटी फ्रीज इज ए मिक्सचर ऑफ, एंटी फ्रीजिंग एक मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर होता है। आगे बात समझ में, एंटी फ्रीजिंग इज ए मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। नेक्स्ट में देखो, द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम पूछा है। इस तरह के IUPAC नेम आपको आने चाहिए सभी के सभी। क्लोरोफॉर्म का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, आइडोफॉर्म का CHI3, CHBr3 होता है ब्रोमोफॉर्म का, ठीक है। तो इसके अंदर क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसका बात करते हैं हम IUPAC नेम के ऊपर। IUPAC के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं मिथेन ग्रुप को, जो मतलब अपना बड़ा ग्रुप है उसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले मिथेन है, एक कार्बन है तो हम लगाएंगे मिथेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, मिथेन लगा दिया हमने। उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर, देखें फंक्शनल ग्रुप क्या लग रखा है, क्लोरीन, कितने लग रहे हैं 3, तो यानी कि 3 क्लोरीन के लिए ट्राई क्लोरोमीथेन आंसर आ जाएगा इसका पहला, ठीक है। IUPAC नेम आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ये थोड़ा सा मतलब फॉर्मूला बेस्ड था इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है, तो इसका फॉर्मूला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड इसका साइंटिफिक नेम आप, ये IUPAC नेम है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो, द गैस यूटिलाइज्ड इन द वेल्डिंग ऑफ मेटालिक जॉइंट इज, मतलब गैस वेल्डिंग बोलते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो उसके अंदर एसिटिलीन गैस यूज़ की जाती है। आपने देखा भी होगा जो गैस वेल्डिंग करते हैं उसके सामने, उसके मतलब दुकान के सामने एक टंकी सी रखी होती है, उस टंकी के अंदर वो कुछ जो अपना चूना सा डालता है, पानी डालता है, तो उसके द्वारा गैस रिलीज होती है। वो कौन सी गैस होती है, एसिटिलीन गैस यूज़ होती है और रिलीज होती है, और वो गैस वेल्डिंग के लिए यूज़ की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन इज, मतलब नेचुरल सब्सटेंस जो हार्डेस्ट नोन है वो क्या है, डायमंड है, ठीक है। आप सभी को पता भी होगा डायमंड है। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल विच इज ऑब्टेन्ड नेचुरली, ठीक है। नेचुरली कैसे, हीरा है वो नेचुरली मिलता है, मैं मतलब कि जब कोयला, पहले तो देखो जैसे फॉसिल्स है वो कोयले बन जाते हैं, और कोयले के बाद भी वो बहुत हज़ारों साल पहले तक मतलब वो वहीं पर रहते हैं, तो ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर के कारण वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे बात सुनिए, डायमंड का जो, डायमंड के अंदर कार्बन है वो
चारों कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए होता है। आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, द गैस यूटिलाइज्ड इन राइपनिंग ग्रीन फ्रूट इज। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था बायोलॉजी क्लास के अंदर। तो राइपनिंग गैस किसको बोलते हैं? इथाइलिन को बोलते हैं। इथाइलिन इज द राइपनिंग गैस C2H2 इसका फॉर्मूला होता है। और एग्जाम में पूछने के इसके चांसेस हैं, पहले ही पूछा हुआ है ये, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेना, ठीक है। राइपनिंग गैस बोलते हैं इथाइलिन को, जो ग्रीन फ्रूट है उनको पकाने के लिए यूज़ की जाती है। जो अखबार की पुड़िया होती है उसके अंदर एक वो कंपाउंड डाल देते हैं, वो कैल्शियम का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इस तरह से होता है, और फिर उसकी वाटर के साथ अपने आप रिएक्ट होकर फिर वो गैस रिलीज करता है, इथाइलिन गैस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 1 to 4 एटम ऑफ कार्बन आर। जो मतलब हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जितने भी हैं, तो उसमें इसने बोला है कि जो एक कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक जितने भी जो एटम मतलब कंपाउंड है वो क्या किस फेज में पाए जाते हैं? वो लगभग सारे गैस फेज में पाए जाते हैं। उसके बाद 4 से आगे जाएंगे, जैसे पेंटेन आ जाएगा, 4 से आगे पेंटेन, हेक्सेन, ये लिक्विड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद और ज़्यादा जाते हैं तो ये सॉलिड फेज में आने आ जाते हैं, वैक्स के रूप में इस तरह से आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो 1 से 4 तक आप मान सकते हो गैस, 5 से 10 तक या फिर 7-8 तक आप मान सकते हो लिक्विड, एंड आगे मतलब 10 से आगे मान के चलो आप सॉलिड या फिर वैक्सीज के फॉर्म में पाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द IPSC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। इस कंपाउंड का आपको IPSC नेम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो इसके अंदर कार्बन कितने हैं। कार्बन देखो इसके अंदर 1 2 और 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रोप। आगे बस में प्रोप साथ में लगा हुआ है इसके अंदर COOH ग्रुप, यानी कि ओइक एसिड का ग्रुप है, जो एसिडिक ग्रुप है, यानी कि प्रोपेन। एन इसके लिए लगाया क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो प्रोपेनोइक एसिड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। IPSC नाम आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप आप सारे देख लेना एक बार। एल्कोहल के लिए क्या लगता है? L लगता है, और एल्डिहाइड के लिए L लगता है, अल्कोहल के लिए OL लगता है, OH, और एल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप होता है, ठीक है। कीटोन के लिए CO ग्रुप होता है। अच्छा, एथेनोइक एसिड ये मतलब कार्बोनिक एसिड है जो ओइक एसिड, इसके लिए COOH ग्रुप लगता है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ये सारे ग्रुप याद कर लेना इसके। और ये मतलब इजी है, आप लगभग तो आपको सभी को पता ही होगा ये, ठीक है। तो मतलब मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये थोड़े से पढ़ लेना आप सारे के सारे IPSC नेम, और ये कंपाउंड है जो इनके फंक्शनल ग्रुप सारे के सारे, ठीक है। इनके जो L वगैरह, किसी में L लगता है, किसी में कीटोन के लिए O लगता है, N लगता है, इस तरह से ये सारे फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ लेना। NCERT में मिल जाएंगे, अवेलेबल है इजीली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये एडिट अच्छे से नहीं हुआ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ क्या बोल रखा था इसके अंदर। इसने ये पूछा हुआ है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा है, इसके इस रिएक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट पूछा हुआ है कौन सा है, ठीक है। तो ये देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखी है 8 मिनट की, उसके अंदर मैंने सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझाया है कि क्या होता है, ठीक है। तो इसने पूछा है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने एक मेथड बताया था आपको, जो ऑक्सीडेशन नंबर से ही, यहाँ पर एल्यूमिनियम देखो आप, एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी है? 0 है, ठीक है। अगर किसी को समझ में ना आए तो वीडियो देख लेना आप, 8 मिनट की वीडियो बना रखी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के नाम से, उससे आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। और जो ये देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी दिखा रखी है? 0, ठीक है। कुछ नहीं दिखा रखा है, इसका मतलब ये 0 स्टेट पे है। और यहाँ पर देखोगे आप, तो एल्यूमिनियम की स्टेट आ जाएगी यहाँ पर +3, यानी कि 0 से 3 पे चला गया, यानी कि ऑक्सीडेशन किस एल्यूमिनियम का क्या हो गया? एल्यूमिनियम का हो गया ऑक्सीडेशन। आगे बात सुने, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया, इसलिए एल्यूमिनियम क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है वो दूसरों का रिडक्शन करवाता है, यानी कि खुद का ऑक्सीडेशन है तो वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो खुद क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर खुद का रिडक्शन हुआ है तो वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे बात समझे, ध्यान से सुन लेना, एक बार और बता देता हूँ आपको। अगर उसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो खुद क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे बात सुनने, अगर किसी का रिडक्शन हुआ है
तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे बात में एल्यूमिनियम का 0 से 3 पे चला गया, यानी कि एल्यूमिनियम का हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया तो ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। एल्यूमिनियम क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। आगे सुनिए, नेक्स्ट पे चलो। डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ, डायमंड है वो बैड कंडक्टर होता है किसका, हीट का भी एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी, बोथ ए एंड बी इसका आंसर आ जाएगा। तो डायमंड है वो बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे बात सुनिए, नेक्स्ट पे देखो। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट बिकॉज, मतलब जो ग्रेफाइट है वो लुब्रिकेंट के रूप में यानी ग्रीस वगैरह के रूप में यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट एंड ग्रीसी नेचर का होता है, बिल्कुल मुलायम। आपने देखा भी होगा पेंसिल का जो ब्लैक कलर का क्या होता है ना, लिखते हैं इसके द्वारा, वो होता है ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट भी देखो। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय, जो कार्बन के डायमंड है उसके अंदर कार्बन का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, चारों के चारों, 4 वैलेंसी होती है, चारों की तरफ कार्बन कार्बन का कार्बन ऐसे ही होता है। ठीक है, इस तरह से कार्बन 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 और ये कार्बन, यानी कि प्रत्येक कार्बन का एटम हर एक प्रत्येक कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। आगे बात समझ में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड, ये तो सिंपल डेफिनेशन है, आइसोमेर, आइसोमेर बोलते हैं इसको, यानी कि जिसका केमिकल फार्मूला तो सेम हो बट मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। आइए समझे, तो उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेर होता है वो उसका। ठीक है, डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड को और कीटोन ग्रुप है उसके अलग अलग तरीके से आइसोमेर बनते हैं। ठीक है, इजीली इंपॉर्टेंट, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आप सभी को पता भी होगा, आइसोमेर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखो। सोप क्या होते हैं, सोप होते हैं सोडियम और पोटासियम के साल्ट होते हैं, सोडियम पोटासियम के साल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड। सोप का फॉर्मूला आपको पता होगा C17H35COO Na, सोडियम के लिए Na, और पोटासियम भी एक साल्ट के रूप में यूज होता है इसी की तरह। पोटासियम मेनली जो अपने सॉफ्ट साबुन होती है ना, बच्चों के लिए नहाने के लिए आती है, उसके अंदर होता है पोटासियम। बाकी सोडियम होता है जो अपने कपड़े धोने की साबुन होती है नॉर्मली। तो सोडियम एंड पोटासियम के साल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड, जिसके अंदर 17 कार्बन की चेन होती है लगभग। ठीक है, आगे बस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से। नेक्स्ट देखो। द गैस यूज्ड इन द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज, ठीक है, ये दोबारा से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, अभी भी मैंने बताया था आपको। जो आर्टिफिशियली राइपनिंग के लिए कौन सी यूज़ करते हैं गैस, इथीन गैस यूज़ होती है। ठीक है, इथीन या फिर इथाइलिन बोल देते हैं इसको, इथाइलिन भी बोलते हैं, इथीन भी बोल देते हैं, एक ही बात है। अच्छा, मिथेन मॉलिक्यूल इज, मिथेन मॉलिक्यूल होता है, उसका स्ट्रक्चर पूछा हुआ है मेनली, स्क्वायर स्ट्रक्चर, रेक्टेंगल, टेट्राहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन नेचर का होता है जो मिथेन का जो मॉलिक्यूल है। जैसे कोई मैंने पेन के साथ बनाया हुआ है, यहाँ पर देखो दिख रहा है क्या, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। कार्बन, ठीक है, आप इस तरह से मान लो कि ये जैसे एक पंखा है, पंखे के जो तीनों ताड़ी है ना, 3 ताड़ी होती है पंखे के ऊपर, तो उन तीनों को अगर आप नीचे की तरफ थोड़ा सा झुका दोगे तो टेट्राहेड्रन मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रन शेप का हो जाएगा। ठीक है, तो मीथेन का मॉलिक्यूल किस टाइप का होता है, टेट्राहेड्रन नेचर का होता है। नेक्स्ट देखो। C12H22O11 इज द फॉर्मूला ऑफ, शुगर का फॉर्मूला आता है, चीनी का फॉर्मूला आता है C12H22O11। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी एग्जाम के पॉइंट से। अगर हम चीनी को घोल देते हैं पानी के अंदर तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला आता है C6H12O6, दोनों का सेम फॉर्मूला आता है ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। उनके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफरेंस होता है। +2 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर आता है, कोई डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लिबोरोटेटरी, इस तरह से होता है। तो आप इतना ध्यान रख रहे हो कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम होता है C6H12O11। ठीक है, C6H12O6 होता है। ठीक है, सॉरी इसके लिए थोड़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।